नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाषा और व्याकरण, जो हमारा पहला अध्याय था उसके प्रश्न उत्तर की। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे रिक्त स्थान। तो पहला रिक्त स्थान है, मन के भावों को प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? भाषा। क्योंकि जो हमारे मन की भाषा किसे कहते हैं? जो हमारे मन के विचार होते हैं, भाव होते हैं, तो वो हम दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए जिस साधन का यूज़ किया जाता है वो भाषा कहलाता है। क्योंकि भाषा क्या है, भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। जब हम मौखिक रूप से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वो मौखिक कहलाता है, और जब लिख कर प्रकट करते हैं तो लिखित कहलाता है। इसके सेकंड फिलअप की रिक्त स्थान की बात करते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। तीसरे, मौखिक भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? तो मौखिक भाषा को उच्चरित भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख से उच्चारित होती है, मुख से बोली जाती है, इसलिए इसे उच्चरित भाषा भी कहा जाता है। अब बात करेंगे इसके फोर्थ रिक्त स्थान की। तो मन के भावों को लिखकर प्रकट करना क्या कहलाता है? लिखित भाषा होती है। तो जो मन के भाव होते हैं हमारे, अगर हम उन्हें लिखकर प्रकट करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में लिखकर, अगर हम हमारे मन में कोई भाव आ रहा है समाज के प्रति, तो हम क्या करते हैं, उसको हम लिखकर न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं, ताकि हम अपनी बात को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सके। तो वो क्या कहलाता है? लिखित भाषा के रूप में आता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न उत्तर की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही नोट करना है जैसे मैंने नोट किया हुआ है। तो इसमें पहला प्रश्न है, भाषा की परिभाषा लिखिए। तो हम क्या करेंगे? भाषा की परिभाषा लिखेंगे। भाषा की परिभाषा है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं। मतलब हमें अगर अपनी मन की बात किसी से कहनी है तो वो हम कैसे कह सकते हैं? डायरेक्टली, या तो बोलकर भी कह सकते हैं, या फिर अगर हमें बहुत बड़े रूप में अगर अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है तो हम उसे लिखित भाषा का यूज़ करके दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भाषा दो प्रकार की होती है। एक मौखिक भाषा, एक होती है मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, दूसरी होती है लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। तो मौखिक भाषा के बारे में बात करते हैं। क्या होती है? जिस भाषा को मुख से बोला और कानों से सुना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। यानी कि एक पर्सन क्या करता है? मुख से बोलता है और दूसरा पर्सन कानों से सुनता है, तो वो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। और इस भाषा को ही उच्चरित भाषा भी कहा जाता है, जैसा कि अभी इसमें रिक्त स्थान में आया था कि मौखिक भाषा को क्या कहा जाता है? उच्चरित भाषा भी कहा जाता है। अब इसमें हम बात करेंगे इसका जो दूसरा प्रकार है, लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों तथा विचारों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है, यानी कि हमारे मन के भाव और विचार हैं, जब उन्हें लिखकर प्रकट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे प्रश्न की, लिपि से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, मौखिक भाषा को लिखने के लिए कुछ आरेखित चिन्ह निश्चित किए गए हैं। भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है, मतलब अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। मतलब हर भाषा को देखिए आप, लिखने के जो हम अक्षर लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, अलग अलग शेप होती है, अलग अलग चिन्हों के यूज़ करके ही उन शब्दों का निर्माण किया गया है। तो उन चिन्हों का जो यूज़ करके जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? मतलब जो लिखा जाता है वो लिपि के माध्यम से ही लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की। हमें परिभाषा भी नोट करनी है। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जो हमारा 4th प्रश्न है। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो हमें इसमें क्या करना है, जो हमारी भाषाएं दी गई हैं, जैसे हिंदी भाषा, तो उसका हमें आंसर लिखना है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, और संस्कृत भी देवनागरी लिपि के द्वारा ही लिखी जाती है। और अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, और कश्मीरी की है शारदा, तमिल की है तमिल, और मलयालम भाषा की जो लिपि है वो है मलयालम। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। इनकी पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, तो वो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। और उर्दू फारसी लिपि में, गुजराती लिपि में, तेलुगु लिपि में, और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जो है हमारा 5th प्रश्न। व्याकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है भाषा एक व्यवस्था है, क्योंकि कोई सी भी भाषा होती है उसका एक वे होता है, वो एक मतलब एक व्यवस्था में, सीक्वेंस में लिखी हुई होती है। जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ पर उसके कुछ नियम होते हैं। भाषा के नियमों की पूरी व्यवस्था को ही व्याकरण कहते हैं। देखिए, हर चीज़, जो कोई भी अगर एक चीज़ है तो उसके लिए कुछ ना कुछ नियम कानून होते हैं। ऐसे ही जो भाषा है, भाषा में भी कुछ नियमों का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई वाक्य है, वाक्य में जिन जिन चीज़ों का यूज़ होता है, कर्ता का यूज़ होता है, कर्म का यूज़ होता है, क्रिया का यूज़ होता है। तो कहाँ पर क्रिया का यूज़ होना है, जैसे किसी भी वाक्य में सबसे पहले कर्ता का यूज़ होता है, फिर कर्म का यूज़ होता है, फिर उसके बाद क्रिया का यूज़ होता है। तो ये सब जो नियम होते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, मतलब उन नियमों को ही क्या कहा जाता है, व्याकरण का रूप दिया जाता है। और जैसे कि भाषा, अभी ये एक ही मतलब प्रश्न का उत्तर है, देखेंगे। जो 5th प्रश्न है, इतना बड़ा उत्तर है इसको समझेंगे। अभी नेक्स्ट पेपर पर है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि अथवा वर्ण है। ध्वनि कहते हैं मात्राओं को। और भाषा की इन सभी इकाइयों की प्रकृति, रचना और प्रयोग विधि को ज्ञात करना ही व्याकरण का कार्य है। क्या कहलाता है जो भाषा है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य सेंटेंस। अब वाक्य में क्या होता है, वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, उपवाक्य होती है, और उपवाक्य से छोटी होती है पदबंध। अब पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध कहते हैं जो किसी भी वाक्य में जो यूज़ हुए हुए शब्द होते हैं, तो उन शब्दों को ही पदबंध कहा जाता है, जो बीच में शब्द यूज़ होते हैं। अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि, जो अक्षर के ऊपर क्या लगी हुई होती है, अक्षर में होती है जो वर्ण, मात्राएं यूज़ होती हैं, उन्हें ध्वनि कहते हैं। और वर्ण, अक्षर क्या होता है, वर्ण से मिलकर बनता है। तो हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें, वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, अक्षर, अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं, पदबंध, और पदबंध से मिलकर क्या बनते हैं, उपवाक्य, और उपवाक्य से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य। ये है हमारा व्याकरण किसे कहते हैं, इसका उत्तर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो व्याकरण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। तो इसमें आंसर क्या है, व्याकरण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है वर्ण व्यवस्था, दूसरा होता है शब्द व्यवस्था, तीसरा होता है पद व्यवस्था, और इसमें 4th होता है एक वाक्य व्यवस्था। पहले हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की। तो इसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। जो वर्ण होते हैं, वर्ण यानी कि जो कै, खे, गे, घ, ये होते हैं वर्ण तो पढ़े होंगे, अभी पढ़ाएंगे इससे आगे। तो वर्णों की बनावट, की कौन सा वर्ण कैसे बनता है, जैसे क है तो वो ऐसे ही बनना चाहिए, ख है तो वो ऐसे ही बनना चाहिए। तो ये होते हैं इनकी जो बनावट। और भेद, अलग अलग कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं और स्वर होते हैं, ये जब इनके अंतर्गत ही क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। और इनकी शुद्धता पर कि सही से बनने होने चाहिए, इन्हीं पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। अब बात करेंगे शब्द व्यवस्था की। तो इसके अंतर्गत शब्दों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। जो शब्द होते हैं, शब्द के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि कुछ तद्भव के शब्द होते हैं, कुछ तत्सम के सद्भव होते हैं, कुछ संकर शब्द होते हैं, मतलब अलग अलग शब्द होते हैं।
देशज विदेशज बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उनकी बनावट, भेद तथा उनकी शुद्धता, जैसे अलग अलग वर्तनी जो आती हैं वो भी इसके अंतर्गत उन पर विचार किया जाता है। जैसे किसी भी वर्ड, अब हम कोई भी वर्ड लिख लेते हैं, जैसे उस पर छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की मात्रा लगेगी, इन सब पर विचार किया जाता है। बात करेंगे पद व्यवस्था की। इसका तीसरा भेद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। जो उसके बीच में प्रयुक्त होते हैं शब्द, उनको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और पद विचार के अंतर्गत पद तथा उसके भेदों तथा रचना आदि पर विचार किया जाता है। अब नेक्स्ट है वाक्य व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत वाक्य की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि कोई भी वाक्य होता है उसमें सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। और वाक्य के भेद, जैसे कि अलग अलग वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, और उनकी शुद्धता पर। जैसे कि अगर हमने कर्ता पुल्लिंग लिया है तो हमें क्रिया उसी के अनुसार लगानी पड़ेगी। जैसे राम खाना खाता है तो हम खाता ही यूज़ करेंगे, ना कि राम खाना खाती है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग कर्ता के साथ यूज़ होता है। तो इन्हीं सब बातों पर जो विचार किया जाता है वो वाक्य व्यवस्था के अंतर्गत ही विचार किया जाता है। तो ये था आपका कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहीं पर ये प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। तो इसमें पहले हमने रिक्त स्थान किए हैं, फिर इसी तरीके से इसमें प्रश्न उत्तर किए हैं। आपको भी ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।